नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हुआ हमलावर। तो पहले भी कहा था हमारी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, ना हम बीजेपी से मिले हैं ना किसी और पार्टी से मिले हैं। जी हाँ, यूं तो मानसून का मौसम चल रहा है और मानसून में बरसात होना लाजमी है, हर तरफ बरसात हो भी रही है। लेकिन एक अचानक से दूसरा मौसम आ गया है, अपहरणों का मौसम आ गया है। लगता है प्रदेश में जैसे अपहरण की बाढ़ आ गई है। मौसम है तो बाढ़ भी आएगी और लगातार अपहरण हो रहे हैं। अपहरण होने के बाद में उनकी हत्या भी हो रही है और रैंसम भी दी जा रही है, उसके बावजूद भी हत्या हो रही है। पिछले 1 महीने की हम बात करें तो जो जितने भी अपहरण हुए हैं उसमें से एक कांड यानी कि गोंडा के कांड को अगर हम छोड़ दें तो पुलिस अभी तक नाकाम रही है किसी भी अपहरण के जो अपहरण करता है उसको से बचाने में। ज्यादातर मामलों में अपहरणकर्ताओं ने व्यक्ति की हत्या कर दी है। फिर चाहे वो कानपुर में संजीत यादव का मामला हो, चाहे गोरखपुर में 5वीं क्लास के बच्चे का मामला हो, या जितने भी मामले हुए हैं सब में करीब करीब यही वारदात देखी गई है। और इसके इतर विक्रम त्यागी पिछले जो व्यवसायी हैं पिछले 1 महीने से गायब हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं चला है। उनकी गाड़ी लावारिस हालत में मिली लेकिन उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली है। और इन सब के बीच अब विपक्ष हमलावर हो गया है कि क्या कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं बची है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने चिट्ठी लिख दी है, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके कहा, पूछा आप स्वस्थ तो होंगे, वो तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, बेहाल है, इस पर ध्यान दीजिए। अपहरण, हत्या और लगातार ये सारे कांड हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी चुटकी लेते हुए कह दिया, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चली है। तो वहीं मायावती ने अपने समय की याद दिला दी, कहा अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीखना है तो वो हमारी सरकार से सीखे। जब हम थे सरकार में तो कानून व्यवस्था कैसे चुस्त दुरुस्त थी, इससे भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह है, उत्तर प्रदेश में अभी तो चुनाव है नहीं, चुनाव तो बिहार में है। वो अचानक से उत्तर प्रदेश में ये वारदातों की बाढ़ क्यों आ गई और फिर अचानक से ये विपक्ष पूरी हमलावर क्यों हो गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा मामला है। अक्सर सरकारें इसी से बदल जाती हैं, बन जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। अखिलेश की सरकार पर यह तोहमत लगा कि कानून व्यवस्था वहां नहीं है, उनकी सरकार में जंगल राज हो गया है, हर जगह कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। योगी जी ने वादा किया था कि हम कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर देंगे और अपराधियों को यह इंगित किया था कि या तो आप उत्तर प्रदेश छोड़ दें या आप वहां चले जाएंगे जहां पर आप जाना नहीं चाहते। लेकिन पिछले कुछ समय से ये जो वारदातें हुई हैं उसको लेकर के विपक्ष को मौका मिल गया है सरकार को घेरने का, और वो इस मौके को कतई भी चूकने के मूड में नहीं है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कब कब कौन कौन सी घटना हुई। बिकरू कांड के बाद से लगातार ये जो अपहरण की घटनाएं हुई वो कौन कौन सी घटनाएं हैं और उसमें क्या क्या हुआ, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। सवालों के घेरे में कानून व्यवस्था, विपक्ष दाग रहा सवाल पर सवाल। कानून व्यवस्था पर विपक्ष हमलावर। राज्य में सरकार अपराधियों के हाथ अखिलेश। यूपी में जंगल राज मायावती। अपराधियों पर पुलिस का खौफ नहीं। उत्तर प्रदेश बीते 1 महीने से मानो अपहरण प्रदेश बन गया है। जिस बिहार में कभी अपहरण कुटील उद्योग की तरह पनप चुका था, जहां की पुलिस अपहरणकर्ताओं के आगे घुटने टेक चुकी थी,
ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस का हाल भी होता जा रहा है। एक तरफ पुलिस के अधिकारी आंकड़ों की बाजीगिरी कर अपराध कम होने का दावा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर देहात, गाजियाबाद में हुई आपराधिक घटनाएं पुलिस की काबिलियत और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिसिया व्यवस्था को विरोधी दल भी आड़े हाथों लेकर जमकर सवाल दाग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर उत्तर प्रदेश में अपराधी कब तक बेखौफ रहेंगे। समाजवादी पार्टी ट्वीट करते हुए कहा कि गोरखपुर के 5वीं के छात्र बलराम की हत्या बेहद दुखद है। शोकाकुल परिजन के प्रति संवेदना। पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद सपा देगी। साथ ही सरकार से कहा कि पीड़ित परिजनों को लाख रुपए का मुआवजा दे, कातिलों को सख्त से सख्त सजा दे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम है। चारों तरफ लूट, अपहरण और हत्याओं को रोकने में यूपी सरकार पूरी तरह से विफल रही है। कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अपहरणकर्ताओं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वालों का राज चल रहा है। डकैतों का राज चल रहा है, चोरों का राज चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि आपराधिक तत्वों का राज चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में तो जनता त्राही त्राही कर रही है, खासतौर से कानून व्यवस्था के मामले में। इतना ही नहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी यूपी की पुलिसिया व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका गांधी ने लेटर लिखकर यूपी सरकार को अवगत कराया है कि सूबे की हालत बेहद खराब हो रही है। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर में लिखा कि उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। कानपुर, गोंडा, गोरखपुर की घटनाएं आपके संज्ञान में है। मैं गाजियाबाद के एक परिवार की पीड़ा की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ। इस परिवार से बात हुई है। गाजियाबाद के व्यवसायी विक्रम त्यागी पिछले 1 महीने से गुमशुदा हैं। परिवार का आशंका है कि अपहरण हो गया है। बार बार आग्रह के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। 2 दिन पहले हमारी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल परिजनों से मिला था। यूपी में अपहरण की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। समय इन मामलों के प्रति पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पुलिस मुस्तैदी दक्षता से कार्रवाई करेंगे। महोदय, कानून व्यवस्था को ठीक करें, जनता परेशान है। उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सभी दल हमलावर हो गए हैं। पुलिस प्रशासन पर सवाल दाग रहे हैं। सूबे की जनता भी सवाल पूछ रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। एक अपहरण की घटना थमती नहीं, दूसरी बड़ी घटना हो जाती है। आखिर बदमाशों के हौसले इतना बुलंद क्यों हैं? पुलिसिया व्यवस्था से बेखौफ क्यों है? जी हाँ, विपक्ष को मौका मिल गया है और विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। और क्या जवाब देगी सरकार, कैसे जवाब देगी, इसको ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राज्य मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी में। बहुत स्वागत है उपाध्याय जी आपका। RM श्रीवास्तव साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत सीनियर पूर्व IAS हैं, प्रमुख सचिव गृह रहे लंबे समय तक, आपका भी बहुत स्वागत है। सचिन रावत जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। और रामलाल अकेला साहब भी जुड़ गए हमारे साथ में, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है रामलाल अकेला जी। हम सीधा रुख करेंगे उपाध्याय जी का। उपाध्याय जी, विपक्ष हमलावर है और उसको मौका मिल गया है, कैसे देंगे जवाब उनको? जी ठीक है, चंद्रिका प्रसाद जी तक अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उनका दोबारा से रुख करेंगे। रामलाल अकेला जी के पास। रामलाल अकेला जी, आपको तो सुनहरा मौका हाथ लग गया है,
सरकार को घेरने का। आपको नहीं लगता है कि इतना बड़ा प्रदेश है, 23 करोड़ की जनता है, और अगर विश्व की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो इतने बड़े प्रदेश में छुटमुट घटनाएं तो होती रहेंगी ना। उत्तर प्रदेश जो कृष्ण और राम की धरती है, और जिस प्रदेश ने दुनिया को शांति का संदेश देने का काम किया, आज योगी राज में वही प्रदेश हत्या प्रदेश बन गया है। पूरे प्रदेश में लूट, डकैती, फिरौती, एनकाउंटर की बाढ़ सी आ गई है। और इस पर अगर आप इजाजत दे तो छोटी सी कहानी मैं आपको बता दूं जी। एक बार जंगल में सारे जानवर इकट्ठा हुए और उन जानवरों में बंदर खड़ा हुआ और उसने कहा कि साहब इस बार जंगल का राजा हमें बना दो। सारे जानवरों ने, ये कहानी सभी को याद है रामलाल अकेला जी। आप कानून व्यवस्था पर ही बात करें, और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि किसी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। जिस तरीके से आज पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे गोरखपुर का मामला हो, चाहे कानपुर का मामला हो, चाहे आगरा का मामला हो, चारों तरफ कानपुर में करीब गांव की घटना के बाद जिस तरह संजीत यादव के हत्या करने का काम बदमाशों ने किया पुलिस की जानकारी में, और 30 लाख रुपया पुलिस ने उसके परिजनों से फिरौती दिलाने का काम किया, उसके बाद भी उस बच्चे की जान बचाने का काम पुलिस ने नहीं किया। ठीक है। दूसरा सवाल है मेरा, जिस तरह कानपुर में बिकरी गांव में पुलिस वालों की शहादत हुई, उस शहादत में जो विकास दुबे का नाम तो है ही है, उन्होंने तो मारा ही है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस भी शामिल है। पुलिस ने ही पुलिस को मरवाने का काम किया। दूसरा सवाल है मेरा ये सरकार से मेरा कि अगर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत तारीफ करता, अगर वो उत्तर प्रदेश के अंदर दुबे को गिरफ्तार करके मुठभेड़ करते, कार्रवाई करते। आपका समय समाप्त हो गया। ठीक है सर, आपका समय समाप्त हो गया। आएंगे दोबारा से आपके पास। जी, हत्या की गई है। विपक्ष के नाते हमने आपको पूरा मौका दिया। जी, जब 26/11/2008 में बंबई में कसाब ने 150 लोगों को मारा था, तो उसका इनकाउंटर नहीं हुआ। संविधान हमारा एक है, और उसको कोर्ट ट्रायल में करोड़ों रुपया हमारी सरकार ने खर्च किया, तो इसमें कोर्ट ट्रायल करने का काम क्यों नहीं किया? और 1 दर्जन से ऊपर ब्राह्मण नेताओं को हत्या करने का काम कर दिया गया। ठीक है भाई रामलाल जी, आप तो मजे हुए खिलाड़ी हैं, पूरा समय ले रहे। ठीक है, दोबारा से आपके पास आऊंगा। हमारे साथ में चंद्रिका प्रसाद जी जुड़ गए हैं, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था की हालत खराब हो गई है, अपहरण के बाढ़ सी आ गई है, कैसे रुकेगी ये बाढ़? आप को मैं बताना चाहता हूं कि माननीय योगी जी ने जिस दिन शपथ लिया था, उस दिन उन्होंने कहा था कि गुंडे और बदमाशों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। जी, बदमाश या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के बाहर चले जाएं या जेल चले जाएं, अन्यथा फिर वो कहाँ जाएंगे वो खुद तय कर ले। बड़ा स्पष्ट था। और आप जानते हैं कि अब तक 123 की संख्या में गुंडे बदमाश इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। निर्दोष लोगों को मारा है, निर्दोष लोगों अकेला को। साहब आपके पास दोबारा से आऊंगा, पहले आप मंत्री जी को पूरी कर लेने दीजिए। हाँ, 6,363 एनकाउंटर हुए हैं अब तक, और इसमें 18,000 से अधिक इन बदमाशों को पकड़कर जेल में डाला गया है। 123 बदमाश इनकाउंटर में मारे गए हैं। और अभी हमारे मित्र जो है चर्चा कर रहे थे बिकरू कांड की, और मुझे बहुत दुख होता है कि जब विपक्ष के हमारे मित्र जो बड़े वरिष्ठ हैं, जिनका सामाजिक जीवन काफी लंबा है, वो बदमाशों की जात ढूंढने लगते हैं।
कोई भी, चाहे हमारे प्राचीन काल में ग्रंथों का अध्ययन कर लीजिए, चाहे संविधान को देख लीजिए, अपराधियों का अपराध देखा जाता, जाति नहीं देखी जाती। जिस प्रकार से बिकरू गांव में 8 पुलिस वाले मारे गए, सीओ, इंस्पेक्टर, पुलिस के सिपाही, और उसके बाद उस बदमाश के प्रति सहानुभूति होना, ये बहुत दुख का विषय है। मैंने कई बड़े वरिष्ठ नेताओं को भी उस बदमाश के बारे में उपाध्याय जी, मरवाया किसने ये भी देख लीजिए, मरवाया किसने। अकेला साहब आऊंगा दोबारा से आपके बात में। उपाध्याय जी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर हम सचिन जी के पास जाएंगे। मेरी बात हो जाएगी जी, मेरी बात हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने इस प्रकार के बदमाश एलिमेंट हैं, उनके प्रति योगी जी का रुख बहुत सख्त है। आप जो राजनीतिक लोग हैं, हम लोग एक दूसरे की आलोचना करते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं, प्रजातंत्र है। लेकिन कॉमन मैन, सामान्य जन से यदि आप बात करें तो सबके मन में विश्वास है कि योगी जी बदमाशों के बहुत खिलाफ है। जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति, और कोई भी बदमाश, आपने देखा अभी जो संजीव हत्याकांड की चर्चा किया उन्होंने, उसमें उन्होंने एक आईपीएस को सस्पेंड किया, फेल्योर था पुलिस का, हम मानते हैं, हम उनको डिफेंड नहीं करते। सर आपके पास दोबारा से आएंगे। अच्छा ठीक, दोबारा से आएंगे जी 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 आएंगे। अकेला साहब आपके पास भी दोबारा से आएंगे, सचिन जी के पास चलेंगे। सचिन रावत, इतनी 6000 से ज्यादा मुठभेड़ हुई, 125 से ज्यादा लोग मारे गए, कितने लोगों के पैर में गोलियां लगी, कितने जेल भेजे गए, तो सरकार तो काम कर रही है ना, आप नाहक ही घेर रहे हैं सरकार को। बोलना चाहता हूं कि आपने जो आज कानून व्यवस्था, जो ज्वलंत मुद्दा है प्रदेश के अंदर, उस पर डिबेट रखी है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक आज रखा है कानून व्यवस्था का। आपने देखा होगा कि कानून व्यवस्था आज पूरी तरीके चरमरा गई है। प्रदेश में व्याप्त जो जंगल राज है, उसमें हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती, कई मामले सामने आते हैं। आज तो जो कानून व्यवस्था है वो अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुकी है। और जहां तक मंत्री जी, अभी उन्होंने वाहवाही की है मुख्यमंत्री साहब की, मैं तो कहता हूं कि जब 3 साल पहले 2017 में जब उन्होंने कहा था कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ देंगे वरना वो तय कर लें कहां जाएंगे, क्या करेंगे, मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि जब अपराधी जो आज की डेट में जो अपराध के मामले में जो कैपिटल स्टेट बन गया है उत्तर प्रदेश, मेरे कुछ सवाल हैं, वो जवाब मंत्री जी से मैं लेना चाहता हूं कि जब जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं अपराध के मामले में, तो ये अपराधी जो घटनाएं हैं वो गाजियाबाद से लगा करके सोनभद्र और लगा करके झांसी से लगाकर बहराइच तक आए दिन जो 12 जो एक औसतम है प्रदीप जी, 12 घटनाएं होनी है रोज, डेली के डेली, हत्या, अपहरण, कई मामले। गोरखपुर जो गृह जनपद है मुख्यमंत्री जी का, वहां से एक बच्चे का अपहरण होता है, उसके बाद हत्या हो जाती है। आज उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी, क्या समझा जाए? क्या इसी वजह से सरकार बनाई गई थी जो इन्होंने नारा दिया था, ना रहेगा गुंडा राज, भय मुक्त प्रदेश का? आज तो भय युक्त प्रदेश हो गया है, क्योंकि आज की डेट में घर से मैं सुरक्षित नहीं हूं, आम जनता की तो बात अलग है। जब पत्रकारों को गोली मार दी जा रही है गाजियाबाद में, पत्रकारों पे और लगातार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी। हाँ, सरकार की जवाबदेही तय करनी होगी। हाँ, सरकार की जवाबदेही है, सरकार जवाब दे रही है, सरकार हमारे साथ में है भाई, जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ में बहुत सीनियर आईएएस, पूर्व आईएएस जुड़े हुए हैं। आरिम श्रीवास्तव साहब, आप तो प्रमुख सचिव गृह रहे हैं, आपने सारे राजनीतिज्ञों की बात सुनी, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि प्रयास में कमी है और इस वजह से यह सब चीजें हो रही हैं। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए त्वरित 2 उपाय करने होंगे जी। पहला, मैं यह महसूस कर रहा हूं कि कानून व्यवस्था का जो शीर्ष नेतृत्व है वो लखनऊ में ही डटा हुआ है और यहीं से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता रहता है जिलों से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात नहीं बनती जब तक कि मौके पे खुद जाके वहाँ पर मौके पर समीक्षा न करी जाए, वहाँ पर निरीक्षण शीर्ष नेतृत्व द्वारा जब तक ये नहीं होगा तब तक जिले स्तर पर ढिलाई बनी रहेगी। दूसरी बात, जो थाना स्तर के जो अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, यूपी के 75% थाने इंस्पेक्टर स्तर के होने चाहिए थे,
लेकिन अपने लोगों को उपकृत करने के लिए वो 75% से वो प्रतिशत घटा दिया गया है। तो अब जो सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर अच्छे किस्म के, काबिलियत वाले, निष्पक्ष और मजबूत और सख्त नहीं रहेंगे, तब तक इस प्रकार के अपराध होते रहेंगे। पुलिस थाने में बैठी रहती है, जब तक सड़क पर नहीं दिखेगी तो तब तक बात नहीं बनेगी। तीसरी कार्रवाई करनी होगी निरोधात्मक कार्रवाइयां, जैसे कि सीआरपीसी में बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं और वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी और पुलिस के समन्वय से ही हो पाता है। वो अपराधियों के ऊपर लगाम, गुंडों के ऊपर लगाम, आपसी झगड़ों के ऊपर लगाम, इन सब के ऊपर जब तक लगाम पब्लिक को दिखता नहीं है तब तक वे उछिंकल होते रहते हैं। कानून का, पुलिस का कोई डर रहता नहीं है जी। पुलिस शरीफों को तो डांटती फटकारती है, हाँ, वो अपराधियों के, गुंडों के आगे कोई कार्रवाई नहीं करती। जब तक गुंडों के, मोहल्ले के गुंडे, चाय वाले की दुकान पे जो खड़े रहते हैं गुंडे, जो गली मोहल्ले के गुंडे, इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी तब तक कानून का खौफ नहीं होगा। दो चीजें दीर्घकालीन, जिला स्तर में माना कि वहां की तैनाती में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन वहां पे दूसरी तरह के मानक हैं। एक कोई खास जाति के हों या फिर एक खास प्रकार के अधिकारी, ऐसे अधिकारियों की तैनाती हो रही है। और पिछले सालों में जो लोक सेवा आयोग ने जो चयन किए हैं वो बहुत ही घटिया किस्म के हैं, अच्छे नहीं है वो चयन जी। ठीक है, तो वो उनमें काबिलियत नहीं है, उनकी जिंदगी में प्राथमिकताएं दूसरी हैं, उनको पब्लिक सेवा से लगाव थोड़ा कम ही है, ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूं जी। और पांचवा दीर्घकालीन यह है कि अभियोजन और जेल, अभियोजन जरा ढीले तरह का रहता है, अधिकारी जरा कम ध्यान देते हैं, तो इस वजह से गुंडों को और अपराधियों को जमानत मिल जाती है। जेल में दबाव कम रहता है तो वो वहां पे मारपीट की, जब तक ये दीर्घकालीन चीज नहीं हुई होगी तब तक कानून व्यवस्था नहीं सुधर मतलब कई कड़ियां हैं, बीच में कमजोर कड़ियां हैं जिनकी वजह से पूरी एक लड़ी नहीं बन पा रही है। ठीक है सर, हम आएंगे आपके बात में। चंद्रिका प्रसाद जी के पास चलेंगे। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, आपने सुना विपक्ष क्या कह रहा है और आरएम श्रीवास्तव साहब भी, जो कि पूर्व प्रमुख सचिव गृह हैं, वो भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पूर्व सचिव साहब ने कहा कि पिछले सालों में बड़े घटिया चुनाव हुए हैं अधिकारियों के, तो उस पर तो हमारी सरकार का कोई बस नहीं है, क्योंकि वो चुनाव पहले हुए और तमाम उसमें 40 महीने की सरकार हो गई आपकी सर। नहीं, मेरी बात सुन रहे भाई साहब। तो उनका ये कहना मैं मानता हूं, लेकिन उस पर सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, जो घटिया सिलेक्शन हुए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी लीडरशिप है, कोई विपक्ष का व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता कि लीडरशिप कतई ये चाहती है कि किसी प्रकार का कोई अपराध हो। आपने खुद देखा कि कोई भी लीडर नहीं चाहता सर, जिसकी भी सरकार रहती है वो कोई लीडर नहीं चाहता है कि उसकी सरकार में कानून व्यवस्था खराब हो, क्योंकि गलत मैसेज जाता है। हाँ, लेकिन योगी जी स्पेशली इस मामले में बहुत सख्त हैं। विधानसभा के अंदर हमारे विपक्ष के मित्र अक्सर मजाक में कहते थे कि ये ठोंक दो की नीति चला रहे हैं, तमाम लोगों को ऐसा मारा जा रहा है। अभी भी हमारे सवाल ये है कि 6000 से ज्यादा मुठभेड़ हो गई, इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हो गए, इतने लोग जेल भेज दिए गए, बड़ा आंकड़ा है, तो फिर ये अपराध रुकता क्यों नहीं है? अपराध एक भी यदि होता है तो रूप से अपराध दुख का कारण निंदनीय है, अपराध का मैं समर्थन नहीं करता। लेकिन यदि अपराध पर देखेंगे तो जो थे और वो पेशेवर अपराधी नहीं थे, एक लालच के बस आदमी के अंदर जो एक प्रकार का दुर्गुण होता है, लालच के बस अपने मित्र का उन्होंने अपहरण किया, हत्या कर दिया और फिरौती की मांग उन्होंने बाद में किया, हत्या उन्होंने पहले कर दिया था। तो ऐसे अपराधों को रोकना थोड़ी कठिन होता है जहां मित्र ही किसी का अपहरण कर लेते हैं। इसी प्रकार सर, आपकी पुलिस फिरौती भी दिलवा देती है और आदमी को मरवा भी देती है, मर भी जाता है, यानी कि घर का पैसा भी जाता है और आदमी भी नहीं वापस आता है। जी, और ये अच्छी बात है कि आप बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ। विपक्ष सुन ले कि मंत्री बड़ी से स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ केसेस में पुलिस
कि जो कामयाब पुलिस का जो मॉडल ऑपरेंडी था वो सही नहीं था। हाँ। जी, इसी कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आईपीएस, पीपीएस और इंस्पेक्टर रैंक के कई अधिकारी सस्पेंड किए और उनके जो और भी जो लेकिन सर सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा ना। अगर सस्पेंड करने से काम चल जाता तो अब तक ये सुधर जाते। भाई दंड प्रक्रिया में जो निलंबन होता है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा दंड है। उसके नहीं बाद सर, सिर्फ ये निलंबन को आजकल लोग दंड नहीं मानते हैं, निलंबन को लोग अभिशाप नहीं मानते हैं, बल्कि उसको पुण्य मानते हैं, क्योंकि निलंबन के बाद आधी सैलरी मिलती रहती है और आप मौज करते रहते हैं। उसके बाद निलंबन के बाद जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो बर्खास्तगी भी होती है। आनंद श्रीवास्तव साहब कुछ कह रहे हैं सर आप बता दीजिए। जी, आनंद श्रीवास्तव साहब कुछ कह रहे हैं सर आप बता दीजिए। जी, निलंबन कोई सजा नहीं है। वो जो अपील रूल्स में पहला वाक्य ही यही है कि निलंबन सजा नहीं है। जी ठीक है सर, आपके पास दोबारा से आएंगे। वक्त एक ब्रेक का है, पीछे से आवाज आ रही कि लगातार ब्रेक पर जाना है, तो मजबूरी है हमारी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो जरा विपक्ष का भी रुख करेंगे और उनसे भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा प्रदेश तो कुछ ना कुछ तो घटनाएं होंगी ही, क्योंकि 23 करोड़ का ये प्रदेश है और जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर इसको एक देश की हैसियत से देखा जाए तो विश्व में 7वां बड़ा देश होगा ये। और एक देश में जैसा सचिन जी कह रहे हैं 12 घटनाएं प्रतिदिन होना, क्या कोई बहुत बड़ी घटना है? इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो पहले भी कहा था हमारी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, ना हम बीजेपी से मिले हैं ना किसी और पार्टी से मिले हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, टीवी9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल टीवी9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। टीवी9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। टीवी9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो पहले भी कहा था हमारी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, ना हम बीजेपी से मिले हैं ना किसी और पार्टी से मिले हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम रामलाल अकेला जी का रुख करेंगे। रामलाल अकेला जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अकेला साहब, आप अपनी बात पहले रख लीजिए, फिर हम कुछ सवाल आपसे जानना चाहेंगे। से एक बात पूछना चाहता हूँ जी, कि आपने कहा कि हमने इतने अपराधियों को जेल भेज दिया, इतने लोगों का इनकाउंटर कर दिया, सब अपराधी थे। उसमें जो है वो विवेक तिवारी भी अपराधी था, शैलेंद्र यादव भी, पुष्पेंद्र यादव झांसी वाला, क्या वो भी अपराधी था? इन सब को आपने पुलिस के द्वारा मौत के घाट उतरवा दिया। दूसरी बात अभी मैं कहना चाह रहा था कि इन्होंने विकास दुबे के बारे में कहा कि कोई अपराधी जाति का नहीं होता, हम इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन आगरा में माननीय मंत्री जी देख लीजिए, आगरा में अनुसूचित जनजाति की एक महिला की डेड बॉडी चिता पर रखी थी
और उस महिला की डेड बॉडी को आपके गुर्गों ने दफनाने नहीं दिया जाति के आधार पर, और उसके बाद उस महिला को उसके परिजनों ने अन्यत्र ले जाकर के दफनाने का काम किया। दूसरा, आप कहते हैं योग माननीय मुख्यमंत्री जी गुंडों से, अपराधियों से बहुत परहेज है उनका, लेकिन याद करिए आप सुबोधकांत सिंह दरोगा, बुलंदशहर में जो दंगा हुआ, सुबोधकांत की जान चली गई और उसके हत्या के आरोप में आपके शिखर अग्रवाल जी जेल गए, उनको जेल से बाहर लाए जमानत के आधार पर कैसे, और उसके बाद महिमा मंडित करते हैं आप उसको अकेला साहब जवाब दे लेते हैं, आप उसको चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय मंत्री जी से जवाब ले लेते हैं। एक सवाल अकेला साहब, रामलाल अकेला साहब, जवाब तो ले लीजिए। सारे सवालों का एक ही साथ जवाब लेंगे क्या? एक एक करके सवाल पूछिए। द्वारा 8 पुलिस कर्मियों को शहीद करने का काम किया गया, तब भी पुलिस नहीं चाहती कानपुर की, और उसके बाद संजीत यादव का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बताते ऐसे होता रहेगा, ऐसे होता रहेगा के लिए आपको प्रदेश की कुर्सी उत्तर प्रदेश की जनता ने देने का काम किया है। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कर दिया आपने जंगल राज, आज उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बना दिया आपने। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी अकेला कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जगह हत्या प्रदेश बना दिया आपने। अकेला जी हमारे मित्र हैं, ये कुछ इनको विपक्ष के हैं, बोलना है, मैं इनको कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं जी। ये बार बार जो विकास दुबे की चर्चा कर रहे हैं, आप जानते हैं कि विकास दुबे ने निश्चित रूप से पुलिस वालों का अपने गांव में जब उनको गिरफ्तार करने गई थी तो अपने छत से गोली चलाया और 8 पुलिस वाले मारे गए उसमें। आप जानते हैं उसके बाद कम से कम 6 इनकाउंटर हुए, और इतने इनकाउंटर कभी आप इतिहास में देखे नहीं हुए होंगे, और सारे बदमाश मारे गए। शेष जो बचे सबको गिरफ्तार, मेरी एक आपत्ति है, सारे बदमाश नहीं मारे गए, 11 अभी भी भागे हुए हैं, उनको पुलिस पकड़ नहीं पाई है। सारा राज छिपाने के लिए मारा गया है लोगों को, ताकि पर्दा न उठने पाए। ऐसा है अकेला जी, जब तक गिरफ्तार नहीं हुआ था तब आप कहते थे कि हमने उसको भगा दिया, वो जिंदा पकड़ा गया तो आपने कहा कि देखा मिली भगत है, एमपी में गिरफ्तार। माननीय मंत्री जी, मेरी बात सुन लीजिए, आप न भगाए होते तो कोरोना के टाइम पे जगह जगह चेक पोस्ट लगे थे, और उत्तर प्रदेश से कानपुर से वो आदमी भागते भागते जाकर के मध्य प्रदेश पहुंच गया। कैसे पहुंच गया, इसका जवाब हम देंगे कि आप देंगे? जनता आपसे सवाल करती है कि इतने चेक पोस्टों के बाद भी नहीं, हम जवाब देंगे। जवाब दीजिए अकेला साहब, मध्य प्रदेश कैसे पहुंच गया? रामलाल अकेला साहब, मंत्री जी को जवाब देने का मौका दीजिए भाई। जवाब सुनिए, जवाब सुनेंगे तब तो जवाब मिलेगा। जी देखिए, विकास दुबे बहुत बड़ा बदमाश था और उसने तमाम हत्याएं किया, लेकिन दुख की बात यह है कि विपक्ष के साथियों को उसकी मौत का बड़ा गम है, बड़ा रंज है। बड़े वरिष्ठ नेताओं को एक मिनट माननीय अब सुन लीजिए, आप बिल्कुल कोई अकेला जी ना गलत बात आप लगातार मुझे बोलने नहीं दे रहे। अब आप सुनिए, आप बोले तो मुझे सारे विपक्ष के प्रसाद जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, विपक्ष के जो वरिष्ठ नेता थे विकास दुबे की हत्या को लेकर के ऐसे दुखी हो रहे थे जैसे किसी संत की हत्या हो गई हो। दुखी सिस्टम पर तरीके पे है। अरे बार बार आप लोग बार नाम ले रहे हैं, सुनिए। और ये योगी की थी जिससे चाहे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बदमाश पुलिस पे फायर करेगा, भागेगा, वो मारा जाएगा। अब आपको पता है हम विकास दुबे हत्याकांड पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अपहरण हो रहे हैं और उनकी हत्या हो रही है। ये बाढ़ सी आ गई है, इसके पीछे कारण आप क्या देख रहे हैं? ये कुछ घटनाएं एक ही समय पर हुई है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन आप अगर एक एक घटना का विश्लेषण करें, आपने देखा गोंडा में अपहरण हुआ, 8 घंटे के अंदर उस लड़के को बरामद करके इस यूपी पुलिस ने
इसकी बहुत निंदा लोग करते हैं। 8 घंटे के अंदर लड़के को बरामद करके हैंड ओवर कर दिया, ये भी एक तथ्य संज्ञान में लाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, 1 महीने से गायब है सर व्यवसायी गाजियाबाद में, अभी तक नहीं मिले हैं। विक्रम त्यागी में मुख्यमंत्री के गढ़ में लड़के की हत्या कर दी जाती है अपहरण करने के बाद में। उसमें उन्होंने एक ही दिन के अंदर उस लड़के का अपहरण किया और हत्या कर दिया। सामान्यतः जो अपहरण की घटनाएं होती हैं वो फिरौती मांगती हैं और जब समय बीतने लगता है तब हत्या करते हैं। सही नहीं है। लोग पकड़े गए। देखिए हत्या भी हो गई उसकी। सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी गलत तथ्य रख रहे हैं, ये उचित नहीं होगा। इनको बताना चाहिए कि विक्रम जोशी पत्रकार की हत्या हो गई आपके राज्य में, पुष्पेंद्र यादव का क्या अपराध था, उसका आपराधिक इतिहास आप बताइए। आपकी बात पूरी हो गई सर, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। मंत्री जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर हम सचिन जी का रुख करेंगे। मैं अपहरणों के बारे में कह रहा था, जैसे संजीत यादव कानपुर का प्रकरण जो जिसमें बहुत ही दुर्दांत उन्होंने घटना किया कि उसको पहले मार दिया, बाद में फिरौती मांगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि वो जिन्होंने अपहरण किया था उसके साथ काम करने वाले लोग थे, उसमें कोई पेशेवर अपराधी नहीं था। लेकिन उनके मन में कैसे विचार आया कि अपने ये आप जानते हैं जब आपको पता है, ये आप जानते हैं जब आपको पता है कि अपहरण करने वाले लोग अपने लोग ही होते हैं। और आरएम साहब हमारी बात से इत्तेफाक रखेंगे, वो उन्होंने बताया है कि ज्यादातर जो घटनाएं होती हैं वो आसपास के लोग ही करते हैं, परिचित लोग ही करते हैं। ये छोटी सी बात पुलिस को क्यों समझ में नहीं आती? बिल्कुल आना चाहिए। इसी से मंत्री जी इसी से जवाब दे दें तुरंत। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उस लड़के का जिसका अपहरण किया गया उसको अपराधियों ने पहले मार दिया था। ये बात इनको कैसे पता है कि पहले मार दिया था? इसका मतलब पकड़े गए, उन्होंने बयान दिया जब पकड़े। सुनिए वो अपराधी सब सरकार के इशारे पर क्या काम कर रहे थे? क्या उनसे मिले हुए? सरकार का इशारा नहीं होता। अकेला जी ज्यादा खराब बोलेंगे तो मैं भी बोलने लगूंगा, फिर आपको तकलीफ। मंत्री जी को अपनी बदमाश किस पार्टी? एक मिनट अकेला जी थोड़ा डिरेल कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये जो मुख्तार अंसारी किस पार्टी से एमएलए एमपी बनता है? ये जो अतीक अहमद किस पार्टी से बनता है? इस प्रकार के जितने बदमाश हैं, गुंडे हैं, किस पार्टी से एमएलए एमपी बनते हैं? कौन इनको शरण देता? अकेला जी अनावश्यक विवाद में ले जाएंगे तो आप परेशानी में पड़ेंगे। ये हमारी पार्टी में हमारे मुख्यमंत्री नहीं करते, एक भी किसी को नहीं टॉलरेट करते। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस को सख्त आदेश है। 80 आदमी, पुलिस के 80 आदमी के खिलाफ इंक्वायरी सेटअप है। आज आपने समाचारों में देखा होगा, जो विकास के कहीं भी टच में था, 80 आदमी की इंक्वायरी चल रही है। सब बर्खास्त होंगे और जेल जाएंगे, किसी को छोड़ा नहीं गया। जो भी अपराधी है आपके पास मिलेगा। सचिन जी का आपके पास आप बने रहिए हमारे साथ में, सचिन जी का रुख करेंगे। हाँ सचिन जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जिस प्रकार मंत्री जी ने अपनी बात में उन्होंने खुद स्पष्ट तौर पे माना कि सरकार का और प्रशासन का फेल्यूर रहा है कई घटनाओं में, तो मैं तो यही कहता हूं कि आज की डेट में खादी के सामने खाकी नतमस्तक साबित हो चुकी है और प्रशासन का इकबाल तो खत्म हो चुका है, सरकार का इकबाल पहले ही खत्म हो चुका था। और जहां तक विकास दुबे का बार बार प्रकरण आज जिक्र कर रहे हैं, अगर 3 साल के बाद में ये घटना जो होती है, अगर 3 साल के पहले जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा था कि या तो अपराधी प्रदेश छोड़ देंगे, तो आप 3 साल पहले अगर सरकार बनने की उस पर एनएसए लगा देते, उस पर भाषण मुकदमे, तो ये बिकरू कांड ही ना होता। ऐसे कई अपराधी थे इनको पहले ही आपको डिटेन करके उनको जेल भेजने का काम करना चाहिए था। एक लिस्ट भी जारी की थी प्रदीप जी, आपने भी देखी होगी, जब विकास दुबे की खोज हो रही थी। आज की डेट में उस लिस्ट का क्या हुआ? कितने अपराधी जेल की सलाखों में गए? ये भी मंत्री जी को बताना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो पूरा आंकड़ा तो रखा सचिन जी कि कितने लोग रखा सचिन जी कि कितने लोगों को ठोका गया, कितने लोग जेल गए, कितनी मुठभेड़ हुई, 6000 से ज्यादा मुठभेड़ हुई। होता है पुलिस वाले मुंह से आवाज निकालते हैं ठाए ठाए, बाद में पता चलता है वो एक फिल्मी प्रदर्शन के जरिए दिखाया जा रहा था कि ये गोलीबारी हो रही है। जब प्रशासन ही, पुलिस प्रशासन ही ये फिल्मी दृश्य, फिल्मी स्क्रिप्ट लिखेगा, तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो
लोगों का विश्वास है वो पुलिस प्रशासन से उठता जा रहा है और सरकार से तो पहले ही उठ चुका है। इस पे सरकार को गंभीरता से विचार करके प्रशासन को और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करनी होगी। ठीक है आरएम साहब, ठीक है आरएम साहब, आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि जब शुरुआत में ही एक अच्छे कुछ कदम उठाए गए होते तो ये परिणाम ना होते, लेकिन सरकार ने कोशिश तो किया कि लगातार मुठभेड़ हुई, लोगों को मारा भी गया और एनएचआरसी ने सवाल भी उठाए, ह्यूमन राइट्स ने, तो कोशिश तो की गई ना सर, कमी कहाँ रह गई? नहीं, मुठभेड़ किसी भी कार्रवाई का एक उससे नहीं है कि वो डर जाए जी कोई व्यक्ति। यह तो मुठभेड़ किनकी होती होगी, दुर्दांत अपराधियों की शायद हो जाती हो, लेकिन बाकी जन सामान्य को कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। जन सामान्य में ही पुलिस का खौफ नहीं है, केवल शरीफ आदमियों में है जी। मोहल्ले के गुंडों, जो छोटे मोटे अपराधी हैं, यही सब ये कार्रवाई करते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कानून व्यवस्था की जो वो प्रक्रिया है वो निरंतर और सतत पर्यवेक्षण है। कुछ मुठभेड़ अगर एक आध हो गई जी तो आप सोचें कि उसका असर सालों रहेगा, ऐसा नहीं है। यह तो निरंतर सतत पर्यवेक्षण करना पड़ता है। और जैसे गश्त बीट के सिपाही लगाते हैं, वैसे ही अधिकारियों को लगातार गश्त करनी पड़ती है, पूरे प्रदेश में करनी पड़ती है। सर कोरोना काल में गश्त कैसे होगी आप बताइए ना? जी नहीं, कोरोना काल में पुलिस ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। जैसे उस समय भूमिका निभाई तो उस समय जो शीर्ष नेतृत्व है उनको इधर उधर जाने में कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। नहीं, लेकिन आप तो प्रमुख सचिव रहे हैं सर लंबे समय तक, ये बता दीजिए, अक्सर पुलिस बेल्ट ना बांधने को लेकर के कार्रवाई करती है, आपके पास में अगर लाइसेंस नहीं है तो कार्रवाई करती है। अब एक नया मुद्दा आ गया है, आपने मास्क नहीं लगाया तो तुरंत फाइन। तो पुलिस ये सारे काम करे कि अपराधियों से लड़े? ऐसा है कि इसमें दोनों ही चीजें देखनी पड़ती हैं जी। एक तो यह है कि जन सामान्य में थोड़ा सा पुलिस का खौफ यह रहना चाहिए कि अगर हम सड़क पर दाहिने हाथ चल रहे हैं तो हमारा चालान हो जाएगा। लेकिन जो दुर्दांत अपराधी हैं, जो 2% के करीब हैं, उन पर जब तक कानून का शिकंजा नहीं कसेगा, जब तक ये अभियोजन के माध्यम से जेल नहीं पहुंचाए जाएंगे, जब तक ये डर नहीं रहेगा कि साहब कुछ गलत किया तो तुरंत जेल जाना पड़ सकता है, तब तक बात नहीं बनती। कुछ अपराधियों के केवल मुठभेड़ से आप समझें कि ये प्रभाव पड़ेगा, उससे बात नहीं बनती। अच्छा सर, मैं एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूँ। एक जिले की मैं बात करता हूं तो एक जिले में कई एसपी होते हैं, उन पर एक एसएसपी होता है, इन सब से भी काम नहीं चला तो एक एडीजी भी हो गया, तो अब नोडल अधिकारी भी हो गया। इतने सारे अधिकारी होने के बावजूद ये कानून व्यवस्था सुधरती क्यों नहीं है? ये अपने दफ्तर में बैठे रहते हैं जी। और जो थाने स्तर के अधिकारी हैं, जो कटिंग एज स्तर के हैं जी, जो जनता के संपर्क में आते हैं, उनमें प्रोफेशनलिज्म का अभाव है जी। वे अपने उच्च अधिकारियों की चाटुकारी में ही ज्यादा लगे रहते हैं कि किसी तरह थाने का चार्ज उन्हें मिला रहे। जब तक इस स्तर पर जो नाकारा है उनको फोर्स से निकाला नहीं जाएगा जी, तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है, जवाब ले लूं अगर आप इजाजत दें तो। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, जब तक निकम्मे पुलिस वालों को निकाला नहीं जाएगा तब तक बात नहीं बनेगी। और आपके ही पार्टी के एक विधायक ने लिखा कि जिस तरीके से एक जिले में 10 कुख्यात बदमाशों की लिस्ट बनाई जाती है, उसी तरीके से 10 कुख्यात पुलिस वालों की लिस्ट भी बनाई जाए। है इन शब्दों में तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं। पुलिस वाले ही तो आपको मैं इसीलिए बहुत पसंद करता हूं सर, क्योंकि आप बड़ी ईमानदारी से बात करते हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आदेश है कि जितने भी पुलिस वाले हैं इनकी जांच की जाए और जिनका भी अपराधियों से कहीं भी संलग्नता या संलिप्तता पाई जाएगी उनको सबको बर्खास्त किया जाएगा। और मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि सर कितने लोगों को बर्खास्त करेंगे? आरएम साहब शायद आंकड़ा बता देंगे कि कितने लोग अपराधियों से मिले हैं। सर कुछ आंकड़ा है क्या आपके पास में? जी जी, उसमें से उसमें से कम 3-4 हजार ऐसे होंगे जी जिनका अपराधियों के साथ गठजोड़ होगा। जी, मैं तो इसका मतलब है मंत्री जी 1/4 यानी कि अगर 100 लोग हैं तो 25 लोग अपराधियों से गठजोड़ है उनका,
तो इतनी बड़ी तादाद में है ये लोग, कैसे इन पर कार्रवाई करेंगे? सरकार इसमें अपने कदम आगे बढ़ा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में इंक्वायरी सेटअप कर दी है और सब जगह से रिपोर्ट जाएगी कितने पुलिस वालों का अपराधियों से साठगांठ रहती है। इन सबको बर्खास्त किया जाएगा। और अभी आपने देखा कि योगी जी ने 1.5 लाख सिपाही भर्ती किए, 1.5 लाख, और एक भी भर्ती में किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ भर्ती हुई। और भर्ती करेंगे, नौकरी करने वालों परंतु इस सरकार का कभी कोई प्रयत्न किया नहीं गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया है, इसलिए ये 60 महीने की सरकार होती है और 40 महीने ऑलरेडी आपकी सरकार के खत्म समाप्त हो चुके हैं। आखिरी के 5 महीने कोई अधिकारी सुनता नहीं है। कुल 15 महीने आपके पास बचे हैं, कार्रवाई कब होगी? ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे परीक्षा दिया होगा आपने, हमने सबने, तो अंत में बहुत तेज हम प्रश्नों का जवाब देते हैं। शुरू के प्रश्न बड़ा अच्छी बात कही आपने जी। तो बड़ा फास्ट कार्रवाई होगी, डे टू डे बेसिस, बाकायदा सब मुख्यमंत्री जी स्वयं सब देख रहे हैं और बहुत जल्दी आप इसका परिणाम देखेंगे। इसमें बिल्कुल विलंब नहीं है। ये आपने अच्छी बात कही। नाराज है, हाँ, इस बात से बहुत नाराज। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। गोरखपुर भी उन्होंने कहा कि NSA लगाया जाए। और सर जवाब, एक सवाल ले लेते हैं आरएम साहब। मंत्री जी कह रहे हैं कि एक सवाल ले लेते हैं आरएम साहब। मंत्री जी कह रहे हैं कि जिस तरह से साल भर पढ़ाई की जाती है और अंतिम समय में पूरी ताकत झोंक करके काम किया जाता है, तो सरकार के अभी करीब 2 साल बाकी हैं और इसमें बहुत तेजी से काम किया जाएगा। सरकार सजा नहीं दे सकती जी, केवल अदालत ने भेज सकती है सजा देने के लिए। अगर पहले कार्रवाई नहीं करी है तो आप सोचें कि चुनाव के ठीक पहले उसमें निर्णय आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि कानून व्यवस्था का पर्यवेक्षण एक निरंतर एवं सतत प्रक्रिया है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ अभी तक तो ठीक है, कल से मैं अच्छी भाषा बोलूंगा। नहीं, अगर आपकी भाषा अच्छी है तो लगातार अच्छी रहेगी। अगर आपका नियत है कि साहब ये कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी तो शुरू से ही दुरुस्त रहेगी। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि 45 महीने तक 50 महीने तक खराब रहेगी और आखिरी 10 महीने तक बड़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है। उपाध्याय जी, सवाल यह कि आपकी जो पुलिस है वो मास्क ना पहनने वाले लोगों पर तो ऐसा झपट्टा मारती है जैसे लगता है कोई शिकार मिल गया हो, लेकिन जब कोई बड़ा अपराधी आता है तो गोली खा के वापस चली आती है। मंत्री जी ने कहा कि गोली खा के नहीं आना। यदि आपको बदमाश गोली मारता है तो आपकी बंदूक से गोली ही निकलना चाहिए। और आप देख रहे हैं अभी हमारे सचिन जी जो सर इतनी छूट देने के बावजूद, पुलिस को फ्री हैंड देने के बावजूद अपहरण की बाढ़ सी आई हुई है, तो ये अपराधियों में खौफ क्यों नहीं पनप रहा है? अपराध तो एक भी बुरा है और ज्यादा है, मैं अपराध का कतई समर्थक नहीं हूं। लेकिन जैसा कि हमारे मित्र ने भी, सचिन जी ने कहा कि वो फिल्मी धुन में ठाए ठाए करके फर्जी आवाज निकालते हैं। 123 जो ये बदमाश मरे, 123 बदमाश मुंह से आवाज निकलने में, ठाए ठाए निकालने में नहीं मर सकते। ये जब इनके सीने पे या पीठ पे या कहीं सीने पे गोली सर पे लगी होगी तब ये मरे होंगे। ठीक बात सचिन जी, मानवाधिकार आयोग है या 130 बदमाश ठाए ठाए करने से नहीं मरे, गोली से मरे होंगे भाई। और तमाम लोगों के पैर में गोली लगी है। देखिए प्रदीप जी, मैंने बताया ना कि एक वीडियो वायरल होता है और उसको आपने देखा होगा कि एनकाउंटर दिखाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि बाद में वही वीडियो फेक साबित होता है। और जहां तक अगर अपराधियों को इन्होंने इतना एनकाउंटर किया है तो कैपिटल स्टेट क्यों बन गया उत्तर प्रदेश? आज की डेट में क्यों चरम पर है कानून व्यवस्था पूरी तरीके जो ध्वस्त है और लगातार अपराध, लूट, अपहरण क्यों हो रहे हैं? तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की, या तो उनका पालन कोई नहीं कर पा रहा है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो या तो नहीं सुन रही है। मुख्यमंत्री जी के पास इतने काम है, क्या क्या काम करेंगे? वही तो मैं बता रहा हूँ। अगर मुख्यमंत्री का विकास भी करना है, मुख्यमंत्री जी अगर कानून व्यवस्था नहीं सुचारू कर पाते हैं, मुख्यमंत्री जी अगर रोजगार नहीं दे पाते हैं, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि अगर नहीं वो सब सारी चीजें कर रहे थे। क्योंकि जनता ने माइंडेड दिया था सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, और इनके घोषणा पत्र में था कि ना रहेगा गुंडा राज, ना रहेगा भ्रष्टाचार, है मुक्त की इन्होंने बात की थी। आज रात को महिलाएं घर से निकलते हुए डरती है प्रदीप जी।
आज जो है सभी लोग डरे हुए हैं कि कल को किसके साथ कौन सी घटना हो जाए, क्योंकि जो अपराध है वो बेलगाम हो चुका है और अपराधी के हौसले बुलंद है। ठीक है, रामलाल अकेला जी क्या कहेंगे आप? इतना बड़ा प्रदेश है, 23 करोड़ की जनता है, अगर 12 घटनाएं एक दिन में होती हैं, आपको नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश में अपहरण की, लूट की, डकैती की बाढ़ आ गई है और प्रदेश हत्या प्रदेश बन गया है। कारण यह है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने विरोधियों को फंसाने में ज्यादा उनका समय जा रहा है। हमारे आजम खान साहब को बकरी चोरी में, भैंस चोरी में आपने जेल भेजने का काम कर दिया। डॉक्टर चोरी में भी है, कुत्ता चोरी में भी, कुत्ता चोरी में भी डॉक्टर कपिल का क्या दोष था, उसके ऊपर आपने रासुका लगा दिया। एक तरफ सुबोध कांत सिंह दरोगा के हत्यारे को आप महिमा मंडित करते हैं, उसे महामंत्री बनाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर कपिल जो अपने पैसे से गरीबों की सेवा कर रहा था, आपने उसके ऊपर रासुका लगाने का काम कर दिया। दूसरी तरफ इसी देश में जम्मू कश्मीर में जो डिप्टी एसपी शिवेंद्र सिंह जी थे, वो देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, देश के साथ जासूसी करके विदेश में सारी जानकारी दे रहे थे, उनकी जमानत हो गई, वो बाहर आ गए। डॉक्टर कपिल उनसे बड़े देशद्रोही हो गए। तो आज हमारे प्रदेश के सरकार, प्रदेश के मुखिया, विकास पे उनका ध्यान नहीं है। उनका देवेंद्र सिंह का मामला उत्तर प्रदेश का नहीं है। रामलाल अकेला जी, दोनों सरकारें एक है, भाजपा की ही सरकार दिल्ली में है और भाजपा की ही सरकार लखनऊ में है। तो हम दोनों में इस बात को करते हैं इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा ध्यान विपक्ष को दबाने में, हिंदू मुसलमान को लड़ाने में, भावनाएं भड़काने में, विकास जाए चूल्हे भाड़ में, लोग भूखों मरे, प्रवासी मजदूरों को रोटी मिले चाहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अकेला साहब आएंगे दोबारा से आपके पास में। जी जी, आप जी जी, हाँ, सीख रहे अकेला जी ने कई सवाल उठाए एक साथ, मैं जरा उनका सिलसिलेवार जवाब देना चाहूंगा। जी, उन्होंने कहा, हेलो, आ रही ना आवाज? हाँ, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो डिप्टी देवेंद्र सिंह पाकिस्तान की जासूसी कर रहे थे, उनको जमानत मिल गई। हम आप सब जानते हैं कि जमानत देना और न देना अदालत का काम होता है। ठीक बात। योगी जी का राज्य नहीं है। मैं कोयला जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे योगी जी को देश का भविष्य में देश का नेता देख रहे हैं कि भविष्य में योगी जी को पूरे देश का नेता बनना है। शायद इसीलिए वो जम्मू कश्मीर की बात करें। एक बात उपाध्याय जी, डॉक्टर कपिल के बारे में बता दीजिए। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। हाँ, दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने जो कहा कि मजदूर भूखों मर रहे हैं, आपको याद होगा कि हमारे योगी जी ने 1100 ट्रेनें और करीब बहुत बहस कर चुके हैं। अच्छा, छोड़ देता हूँ। 36 लाख आदमी आराम साहब का रुख कर लेते हैं, फिर आपके पास दोबारा से आएंगे। आराम साहब का रुख कर लेते हैं, फिर आपके पास दोबारा से आएंगे। कुछ सवाल आपसे आखिरी में जरूर लेंगे। आराम साहब, ये बात तो सच है कि 23 करोड़ का प्रदेश है और जैसा कि अभी बता रहे हैं कि 12 घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो सरकार कह रही कि बहुत बड़ी घटनाएं नहीं हो रही हैं। इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा। जी, पहली बात, ये सब सनसनीखेज किस्म की घटनाएं हैं जी, जिनसे जन सामान्य में दहशत फैलता है। जी, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये एक घटना भी अगर होती है तो वो काफी है जी, सनसनीखेज घटना है। और यहाँ तो 12-12 घटनाएं हो रही हैं, और यहाँ 12-12 घटनाएं हो रही हैं, यानी कि और प्रदेश के चारों तरफ हो रही हैं। जी जी, कोई छोटा लड़का, कोई जवान व्यक्ति, कोई जवान लड़की, कोई बुढ़ा व्यक्ति, कोई भी एक गाजियाबाद में हो रही, तो कानपुर में हो रही, गोरखपुर में हो रही है, हर इलाके में घटनाएं हो रही। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ में। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी के पास चलेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि इन पुलिस वालों को मास्क ना पहनना, बेल्ट ना बांधना, गाड़ी चेक करना, इन कामों से मुक्त कर देना चाहिए, जिससे कि वो बड़े अपराधियों पर फोकस कर सकें? वहां तो वो कमाई में लगे रहते हैं। प्रश्न है, ये अच्छा सुझाव है।
और इस बात को आपके कहने के बाद मुझे भी लगता है कि इस पर विचार होना चाहिए और जो उचित स्थान, इस पर मैं जरूर इसको पहुंचाऊंगा। छोटे मोटे कामों से मुक्त करके जो प्रमुख काम उसमें लगाना चाहिए। और ये मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि जब से योगी जी आए हैं बहुत स्पष्ट उनका जीरो टॉलरेंस की नीति है और बदमाशों के प्रति या जो भी चाहे सरकारी महकमे भी हो, वो करीब 100 से अधिक अधिकारी अब तक वो बर्खास्त कर चुके हैं जिनके भी खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी। किसी लेवल पर कोई टॉलरेंस वो नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि इतना प्रदेश भी तो बड़ा हाई है और कुछ समय ऐसा है कि 3-4 घटनाएं इकट्ठी हो गई, तो ये लगता जरूर है पर ये नियंत्रण हो जाएगा, दंडित होंगे, जेल जाएंगे, इनको सबको बहुत कड़ी सजा मिलेगी और कोई भी आदमी बाकी नहीं रहेगा। और मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे 2-3 साल ऐसा नहीं कि योगी ने अभी कोई सख्ती कर दी। पहले दिन शपथ लेते उन्होंने कहा था कि जो बदमाशी कर उसको ठोक दो। हमने असेंबली में बहस होते देखा, हमारे विपक्ष के मित्र बहुत उठाते हैं ठोक दो नीति चला रहे हैं। उसके बाद भी यदि अपराधी नियंत्रण में नहीं आते हैं तो उसमें देखा जाएगा कि कहाँ कोई कमी है, उसको दूर किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से सबको मित्रों को कहना चाहता हूँ, अभी हमारे मित्र ने कहा योगी जी थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, इतने एकाध सवाल पर इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। योगी जी 325 से ज्यादा एमएलए को लीड करते हैं और आप इस दल के अपनी जल्दी से ठीक है सर, आप अपनी जल्दी से बात समाप्त कर लीजिए, समय समाप्त हो गया है। छोटी सी बात बड़ी सी बात कह दी। मैं आपको बहुत मित्रवत कहना चाहता हूं कि आप हमारी कमियां उजागर करिए, आपका अधिकार है, लेकिन इतनी बड़ी बात आपको नहीं कहना चाहिए था। मैं अपनी बात सिर्फ ये कह के समाप्त करना चाहता हूं कि आप विश्वास रखें, योगी जी का जो ऐसा बिल पॉलिटिकल बिल है कि जितने बदमाश इनको समाप्त करेंगे। अब चूंकि न्यायपालिका है और ये अपनी मीडिया है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि सीधे उठा के सबको मार दें, लेकिन वो जितना उसको नियंत्रण करने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं और निश्चित सफल होंगे और बहुत जल्दी बहुत अच्छा वातावरण दिखने लगेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विपक्ष एक और जहां हमलावर है क्योंकि अपहरण की बाढ़ सी आ गई है और अपहरण के बाद हत्या कर दी जा रही है, तो वहीं मंत्री जी विश्वास दिला रहे हैं कि जिस तरह से लोग साल भर मेहनत करते हैं लेकिन जब अंतिम समय आता है तो और ज्यादा अच्छी मेहनत करते हैं, उसी तरीके से सरकार के साढ़े तीन साल करीब 3 साल 4 महीने निकल गए हैं। सरकार ने बहुत मेहनत की है और आखिरी के 15 महीने या जो 20 महीने हैं उसमें और ज्यादा मेहनत करेगी और फर्स्ट डिवीजन में पास होगी, यानी कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। अब कब वाकई क्या ऐसा हो सकेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।